Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. So today's topic is ASME SA105. आज हम इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन को completely डिस्कस करेंगे और समझेंगे ईच एंड एवरी क्लॉज को. सो बेसिकली SA105 एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन है सेक्शन 2 पार्ट ए में, जिसको हम आज समझेंगे. SA105 is specification for carbon steel forgings for piping applications. So आप प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर में स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स पाइपिंग कंपोनेंट्स में लगे हुए दिखाई देते हैं आपको. सो वो सारे फोर्जिंग्स जो स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स होते हैं वो SA105 में कवर होते हैं. तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट. सो सबसे पहले हम इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन आपको सेक्शन 2 पार्ट ए में मिलेगा. सो हियर इज सेक्शन 2 पार्ट ए. सेक्शन 2 पार्ट ए इज फॉर फेरस मटेरियल स्पेसिफिकेशंस. तो सेक्शन 2 पार्ट ए में दो पार्ट हैं. एक तो बिगिनिंग से SA450 तक है, देन SA450 से एंड तक है. सो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी SA105 को. सो SA105 में सबसे पहले देखते हैं कि SA105 का स्कोप क्या है. राइट. सबसे पहला क्लॉज आपका है स्कोप. सो दिस स्पेसिफिकेशन कवर्स forged carbon steel piping components for ambient and higher temperature service in pressure systems. So इसमें जो forgings covered हैं वो एम्बियंट और हायर टेम्परेचर सर्विस के लिए एप्लीकेबल है. लो टेम्परेचर के लिए ये फोर्जिंग सूटेबल नहीं है. लो टेम्परेचर के लिए आपको अदर सेमी मटेरियल स्पेसिफिकेशन में फोर्जिंग्स बनानी होंगी उसके अकॉर्डिंग. सो इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है? फ्लैंजेस, फिटिंग्स, बाल्ब्स एंड सिमिलर पार्ट्स. सो इसमें ये आइटम आपके कवर्ड हैं. देन इसमें फोर्जिंग्स में रेस्ट्रिक्शन भी है वेट का. फोर्जिंग्स मेड टू दिस स्पेसिफिकेशन आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम वेट ऑफ 4540 kg. सो इस वेट से ज़्यादा आप फोर्जिंग्स इस स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते. तो इनसे जो लार्जर फोर्जिंग्स हैं तो वो ऐसे 266 में कवर्ड हैं. Like tube sheet or hollow cylindrical forgings for the pressure vessel cells are not included within the scope of this specification. तो आपको नॉन स्टैंडर्ड जितनी भी फोर्जिंग्स हैं या ट्यूब शीट्स हैं, हॉलो सिलिंड्रिकल फोर्जिंग्स हैं प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर के लिए, वो इस स्पेसिफिकेशन के स्कोप में कवर नहीं है. उसके लिए आपको 266 में रेफर करना होगा उसके लिए. राइट. आई होप आपको ये स्कोप कवर्ड हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स का प्रोविज़न है कि आपको इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के अलावा SA105 में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इनके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं. तो उनमें से अगर आप परचेस ऑर्डर में कोई भी इंक्लूड करते हैं सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट को तो वो आप स्पेशली आपको मेंशन करना है. अदरवाइज क्या होगा कि वो वैलिड नहीं होंगी. सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल तब होती हैं जब आप परचेस ऑर्डर में मेंशन करते हैं. राइट. अब इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन को ASME ने SI यूनिट्स और इंच पाउंड यूनिट दोनों में कवर किया है. सो इसमें एक पॉइंट है कि कंबाइनिंग वैल्यूज फ्रॉम टू सिस्टम्स में रिजल्ट इन नॉन कन्फॉर्मेंस विद द स्पेसिफिकेशन. सो आप एक ही साथ दोनों यूनिट्स को मिक्सअप नहीं कर सकते. आपको किसी भी एक यूनिट को फॉलो करना है. अदरवाइज क्या होगा कि आपका नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा. ओके. सो अब हम देखते हैं क्लॉज 2 को, दैट इज फॉर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स. सो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या है? ASTM A370 आपको टेस्टिंग के लिए, मैकेनिकल टेस्टिंग के लिए है.
देन SA 961 आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स गिवन है फोर्जिंग प्रोटेक्टिंग फ्लैंजेस के लिए। देन डायमेंशन स्टैंडर्ड्स आपके ASME में B16.5 फ्लैंजेस के लिए है, स्टील फ्लैंजेस के लिए B16.9 फिटिंग्स के लिए है, B16.1 फेस टू फेस एंड एंड टू एंड डायमेंशंस ऑफ फेरस बाल्ब्स के लिए है। सो इस तरीके से नंबर ऑफ डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप फोर्जिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको वेल्डिंग के द्वारा रिपेयर कर रहे हैं आप फोर्जिंग्स में, तो आपको सेक्शन 9 को भी रेफर करना है और API स्टैंडर्ड्स भी हैं, राइट। अब हम देखते हैं ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या इनपुट्स देने होते हैं। सो बेसिकली SA 105 में इसको रेफर कर रहे हैं, SA 961 में, बट बेसिकली मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि SA 961 बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो बेसिक है कि आपको मेटेरियल स्पेसिफिकेशन परचेस ऑर्डर में मेंशन करना है कि इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें मटेरियल ऑर्डर करना है, लाइक SA 105 लिख दिया आपने। देन आपको उसके साथ साथ एडिशन में लिखना है मटेरियल स्पेसिफिकेशन का, एडिशन लाइक 2021। उसके बाद डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स आपको क्या फॉलो किस डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको फिर फोर्जिंग्स या फिटिंग्स चाहिए। दैन उसके अलावा आपको साइजेस लिखने पड़ेंगे। So all these things should be covered in a purchase order while placing the purchase order on a forging manufacturer. इसके अलावा आप सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, जो भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट आपको एडिशनली इंक्लूड करनी है, तो वो आपको परचेस ऑर्डर में मेंशन करना है, राइट। अब हम मूव करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स में, दैट इज क्लॉज नंबर 4। So products furnished to this specification shall conform to the requirements of specification A 961। सो हम ऐसे 105 में जो भी प्रोडक्ट फर्निश कर रहे हैं उस मटेरियल स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट को ऐसे 961 की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। Failure to comply with the requirements of specification A 961 constitutes non-conformance with the specification। मीन्स अगर ऐसे 961 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, तो उस केस में नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा विद दिस स्पेसिफिकेशन। विद दिस स्पेसिफिकेशन मीन्स ऐसे 105 से। सो उस केस में वो मेटेरियल रिसेक्शन माना जाएगा उसका। और इन केस अगर आपका ऐसे 961 और ऐसे 105 में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन दैट केस ऐसे 105 ही प्रिवेल करेगा, ऐसे 105 को ही हम फॉलो करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 5 पे, दैट इज फॉर हीट ट्रीटमेंट। आपको हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट को समझना है कि फोर्जिंग्स में हीट ट्रीटमेंट आपको कब करना है और कब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सारी फोर्जिंग्स को आपको हीट ट्रीट करना है। ASME के अकॉर्डिंग आपको सारी फोर्जिंग का हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है। Heat treatment is not a mandatory requirement of this specification except for the following piping components. So, so flanges above class 300। So ऐसी फ्लैंजेस जिनकी क्लास 300 से अबव है, तो आपको हीट ट्रीटमेंट करना है। Flanges of the special design where the design pressure at the design temperature exceeds the pressure temperature ratings of class 300। इस केस में भी आपको हीट ट्रीटमेंट करना है। और जब आपकी स्पेशल डिज़ाइन है फ्लैंजेस की और वहाँ पे आपको डिज़ाइन प्रेशर या डिज़ाइन टेम्परेचर नोन नहीं है, उस केस में भी हीट ट्रीटमेंट करना है। और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फ्लैंजेस के अलावा है, तो उसका भी करना है। जैसे आपका साइज़ NPS 4 से ऊपर है और रेटिंग उसकी क्लास 300 से ऊपर है, तो उस केस में भी हीट ट्रीटमेंट करना है। देन पाइपिंग कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल क्लास अदर देन फ्लैंजेस। तो ये भी फ्लैंजेस के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। सो ओवर NPS 4 एंड
when the working pressure at the operating temperature exceeds the tabulated values for स्पेशल क्लास 300। इस केस में आपको हीट ट्रीटमेंट करना है। सो इन केस अगर आपको जब हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो आप हीट ट्रीटमेंट कौन सा करोगे उसको हमें भी समझना है। हीट ट्रीटमेंट अगर आपका रिक्वायर्ड है तो आप अनीलिंग कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग कर सकते हैं और क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन A961। तो इनमें से आप कोई भी एक हीट ट्रीटमेंट मेथड को सेलेक्ट करके फोर्जिंग्स का हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप कवर करते हैं क्लॉज 6 को केमिकल कंपोजिशन। सो अगर आपकी जो फोर्जिंग स्टील है वो टेबल 1 के साथ और जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ कंफर्म करना चाहिए। सैंपल जब आप ड्रॉ करेंगे फोर्जिंग से प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए तो वो टेबल 1 के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आने चाहिए और उनकी रेंजेस है वो भी उसी रेंज में होनी चाहिए। तो टेबल 1 को देख लेते हैं। टेबल 1 इज फॉर केमिकल रिक्वायरमेंट्स। तो एलिमेंट्स आपको कार्बन चाहिए, कार्बन की लिमिटेशन है 0.35 मैक्सिमम होना चाहिए। मैग्नीज 0.6 से 0.105 होना चाहिए। फॉस्फोरस 0.035 मैक्सिमम होना चाहिए। सल्फर 0.04 मैक्सिमम होना चाहिए। सिलिकॉन 0.1 से 0.35 मैक्सिमम होना चाहिए। कॉपर 0.4 मैक्सिमम होना चाहिए। निकल 0.4 मैक्सिमम होना चाहिए। क्रोमियम 0.3 मैक्सिमम होना चाहिए। मोलिब्डेनम 0.12 मैक्सिमम होना चाहिए। वेनेडियम 0.08 मैक्सिमम होना चाहिए। सो जिस जिस एलिमेंट पे आपका मैक्सिमम लिखा है ये मैक्सिमम लिमिट है बट मिनिमम की लिमिट इसमें नहीं है। और जैसे मैग्नीज की रेंज दी हुई है तो ये इस रेंज में ही होना चाहिए, 0.6 से 1.05 के बीच में होना चाहिए, राइट। अब नोट्स दिए हुए हैं, नोट एलिमेंट्स के आगे आगे। सो कॉपर, निकल, क्रोम, मॉली, वेनेडियम इसके लिए नोट 1 एप्लीकेबल है। सो नोट 1 देख लेते हैं। सम ऑफ कॉपर, निकल, क्रोम, मॉली एंड वेनेडियम सेल नॉट एक्सीड 1%। सो इन सबको कंबाइन करके 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सम। और नोट 2 क्रोम मॉलिक्यूल एप्लीकेबल है, इनका जो सम है वो 0.32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अब एक जनरल नोट है कि अगर कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम से रिडक्शन है, जैसे 0.35% मैक्सिमम एलिमेंट दी हुई है कार्बन की, तो उससे अगर आपका कार्बन कम आ रहा है तो उस केस में मैग्नीज मैक्सिमम लिमिट दैट इज 1.05 उससे एबव भी आ सकता है, वो 1.35% तक मैक्सिमम जा सकता है। सो आपका 0.01% रिडक्शन हो रहा है कार्बन में बिलो दी स्पेसिफाइड कार्बन मैक्सिमम 0.35%। तो उस केस में आपको मैग्नीज में 0.06% का रिडक्शन अलाउड है, बट उस पर भी मैक्सिमम लिमिट दी है 1.35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं बैक क्लॉज 8 पर। सो क्लॉज 7 पे चलते हैं। क्लॉज 7 इज फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लैंजेस और द फोर्जिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्पेसिफिकेशन। सो जब आप सैंपल ड्रॉ करेंगे फोर्स्ड आइटम से तो आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेना है और उसकी जो लोकेशन है वो टी वाई फोर होनी चाहिए प्लेन में, और डी पर पोजीशन टी वाई फोर होनी चाहिए where T is the maximum heat treated thickness of the represented forging. So पर बैच आपको एक टेंशन टेस्ट करना है और ईच हीट। तो एक हीट को जब आप एक फर्नेस में डाल रहे हैं तो एक ही बैच बनता है। तो हर बैच में से आपको एक टेंशन टेस्ट करना है। तो टेंशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेबल 2 और टेबल 3 में है। तो टेबल 2 को हम एक बार देख लेते हैं।
टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगापास्कल में अब देखेंगे तो 485 मेगापास्कल दिया हुआ है। जो मेगापास्कल में वैल्यूज हैं वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी, राइट। यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यूज हैं। एलोंगेशन 50 गेज लेंथ में अगर स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं अगर, तो उस केस में 30% होना चाहिए। और जो बॉल थिकनेस है वो 7.9 या इससे ऊपर होनी चाहिए। और अगर आपने राउंडेड स्पेसिमेन लिया है तो उस केस में 22% का रिडक्शन होना चाहिए मिनिमम। व्हेन स्टैंडर्ड राउंड 50 gauge length on the smaller proportionally sized specimen with the gauge length equal to 4D is used। तो उस केस में 22% का परसेंटेज एलोंगेशन आना चाहिए। स्ट्रिप टेस्ट के केस में एक नोट 3 का प्रोविजन है कि अगर बॉल थिकनेस आपकी 7.9 से कम हो रही है तो हर 0.8 के रिडक्शन के लिए 1.5% का रिडक्शन अलाउड है परसेंटेज एलोंगेशन में। सो नोट 3 को देख लेते हैं। नोट 3 है सी टेबल 3। सो टेबल 3 को भी देख लेते हैं। इसमें बॉल थिकनेस के अकॉर्डिंग एलोंगेशन वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे 7.9% सॉरी 7.9 बॉल थिकनेस के लिए 30% का एलोंगेशन है, जो कि टेबल 2 में भी दिया हुआ है। जब हम 7.1 बॉल थिकनेस पे गए, जब यहाँ 0.8 का रिडक्शन हो रहा है बॉल थिकनेस में, तो इधर आपको अलाउड है 1.5% एलोंगेशन में। सो यही हम डिस्कस कर रहे थे नोट 3 में कि each reduction of 0.8 in ball thickness will allow 1.5% reduction in percentage elongation। सो इनकेस अगर आपने राउंडेड स्पेस में लिया है तो रिडक्शन ऑफ एरिया की भी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो 30% होना चाहिए मिनिमम। देन हार्डनेस 187 HP मैक्सिमम होनी चाहिए। सो चलिए हम वापस आते हैं क्लॉज 8 पर। तो क्लॉज 8 हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये एक सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप परचेस ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं, राइट। और हम मूव करते हैं क्लॉज नंबर 9, दैट इज़ फॉर रीट्रीटमेंट। सो इन केस अगर आपके मैकेनिकल टेस्टिंग के रिजल्ट्स स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से मीट नहीं कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर या तो फोर्जिंग्स को हीट ट्रीट कर सकता है या रीहीट ट्रीट कर सकता है फोर्जिंग्स को। सो इन केस अगर आपने फोर्जिंग्स पहले हीट ट्रीट नहीं की थी तो आप हीट ट्रीट कर सकते हैं, और ऑलरेडी हीट ट्रीट की हैं तो रीहीट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव होती हैं। अब क्लॉज 10 को देखते हैं, रिपेयर बाई वेल्डिंग। सो रिपेयर बाई वेल्डिंग एएसएमई अलाउ कर रहा है, बट प्रायर अप्रूवल चाहिए इसमें क्लाइंट का। सो अगर रिपेयर बाई वेल्डिंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली रिपेयर ऑफ वेल्डिंग एक क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। लाइक जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वेल्डिंग के लिए वो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। वेल्डिंग करने के बाद आपको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीट करना है। उसके बाद आपके पास अप्रूव्ड डब्ल्यूपीएस होना चाहिए और बेल्डर अप्रूव्ड होना चाहिए सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। सो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना है। सो बेटर है कि आप रिपेयर ना करें। सो इन केस अगर आपके रिपेयर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लॉज 11 बोलता है इंजूरियस डिफेक्ट्स जो आते हैं अगर फोर्जिंग में तो वो फोर्जिंग से रिजेक्ट हो जाएंगी, राइट। अब हम क्लॉज 12 के बारे में बात करते हैं कि जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। सो एक तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और ईयर डेट और रिवीजन कोई भी कर रहे हैं तो वो भी आएगा उसमें।
तो बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है टेस्ट सर्टिफिकेट में। सो नंबर वन, हीट ट्रीटमेंट टाइप। आपने हीट ट्रीटमेंट क्या किया है, जो सेक्शन 5 में हमने डिस्कस किया था, हीट ट्रीटमेंट मेथड्स, तो वो आपको करना है। टेंसाइल प्रॉपर्टी के रिजल्ट डालने हैं सेक्शन 7 में जो हमने डिस्कस किए थे, और टेबल 2 टेबल 3 में, कि यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, रिडक्शन इन एरिया। तो ये रिडक्शन और परसेंटेज इलोंगेशन ये परसेंटेज में आएगा। और इनकेस अगर आपने टेंसाइल टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप ली है, तो उस केस में विड्थ और दी गेज लेंथ वो भी आपको रिपोर्ट करनी है कि हमने विड्थ कितनी ली है। देन केमिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स भी रिपोर्ट करने हैं, जो सेक्शन 6 में हमने डिस्कस किए थे टेबल 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी एलिमेंट 0.02% से कम है तो उनको लेस देन 0.02% करके रिपोर्ट कर सकते हैं। हार्डनेस के रिजल्ट्स आपको रिपोर्ट करने हैं टेस्ट सर्टिफिकेट में। और कोई भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है परचेज ऑर्डर में, तो उसको भी आपको इनपुट करना है टेस्ट सर्टिफिकेट में। देन अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मार्किंग को। जब आपने फोर्जिंग को मशीन कर लिया, ड्रिलिंग कर लिया, ऑल इंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, देन प्रोडक्ट पे मार्किंग करनी है। तो क्यूटी आपको पंच करना है फोर्जिंग में, इनकेस अगर आपने क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग परफॉर्म की है और आपने वेल्डिंग की है, तो डब्ल्यू लेटर आपको पंच करना है। तो इस तरीके से बेसिक पंच रिक्वायरमेंट है। बट इसके अलावा आप ऐसे 961 को रेफर करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं। तो बेसिकली आपको मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिखना है कि ऐसे 105, और इसके अलावा साइज फोर्जिंग पे पंच करना है, मटेरियल का डायमेंशनल स्टैंडर्ड क्या है वो पंच करना है, ऐसा रेटिंग लिखनी है आपको। सो और मैन्युफैक्चरर अपना या तो नाम लिखेगा या फिर उस पर अपना सिंबल पंच करेगा। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बार कोडिंग, बार कोडिंग भी अलाउड है कि बार कोडिंग भी आप पंचिंग की जगह पे कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट पे मार्किंग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को। सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर आपको कोई भी एडिशनल मेंशन करनी है, तो हार्डनेस के बारे में भी दिया हुआ है कि हार्डनेस को आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट मेंशन करते हैं परचेज ऑर्डर में, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपको वो स्पेशल कोई हीट ट्रीटमेंट मेथड देना है तो वो भी कवर्ड है। देन स्पॉल फोर्जिंग्स पे मार्किंग किस तरीके से करनी है वो आप दे सकते हैं। कार्बन इक्विवेलेंट पे रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, और कार्बन इक्विवेलेंट को आप किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी फार्मूला यहाँ पे गिवन है। सो ये नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अ, वो आपको इनपुट करनी है परचेस ऑर्डर में, तभी एप्लीकेबल होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ASME SA105 फोर्जिंग्स। सो इसी तरीके से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे जो भी मटेरियल स्पेसिफिकेशन है। अब हम आगे पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।